लोकतंत्र की एक ऐसी लड़ाई जहां पर अब्बाजान, चचाजान, गन्ना, कैराना, पलायन, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना जैसे शब्द आए। लोकतंत्र की एक ऐसी लड़ाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली है और लोकतंत्र की एक ऐसी लड़ाई जहां पर मंडल और कमंडल एक बार फिर से नजर आया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत ठीक आधे घंटे के बाद होने वाली है। आज यूपी में पहले चरण का मतदान है। वहीं आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में वोटिंग होनी है। ठीक आधे घंटे के बाद यूपी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 9 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। 623 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है। चुनाव के लिए 10,853 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में लगभग 2,28,00,000 मतदाता मतदान करने वाले हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2017 के नतीजे भी दिखा रहे हैं और विधानसभा की जितनी भी हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 9 अलग अलग मंत्री कौन से हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। 9 मंत्रियों के क्षेत्र में भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज ने यूपी चुनाव के लिए क्या तैयारी की है। पहले चरण का मतदान शुरू होने में चंद मिनट ही बचे हैं, लेकिन इससे पहले क्या है हमारी रिपोर्टर्स की तैयारी ये आप देखें। एक बार टीवी स्क्रीन पर रिपोर्टर्स दिखाए जाएं। तो ये तमाम रिपोर्टर्स, तमाम सीट और यानी कि लगभग आपको बता दें कि 58 सीटों पर और हर बड़ी अपडेट इंडिया न्यूज आप तक सबसे पहले और हर बड़ी वो तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो यूपी चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं शामली, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के रिपोर्टर टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। 11 जिले, 58 सीटें। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं। सीधे हम चलेंगे उर्वशी खुना के पास। उर्वशी, चूंकि बागपत से चुनावी रिपोर्टिंग आप कर रही हैं, अभी बागपत में आपको क्या तैयारियां नजर आती हैं? ठीक 20 मिनट या 25 मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जानी है। जहां तक भी आपका कैमरा जा सके आप जाकर के दिखाने की कोशिश करें। क्या है ईवीएम को लेकर के तैयारी, क्या है चुनाव आयोग की तैयारी, ये भी आप दिखाएं। सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां तक भी आपका कैमरा जा पा रहा है आप आगे बढ़ करके हमें रिपोर्ट करें। उर्वशी। जी बिल्कुल, बागपत में तैयारियां शुरू हो गई हैं वोटिंग को लेकर। कुछ ही मिनटों में जो है वोटिंग शुरू होगी। 7 बजे के पास जो है उसी को लेकर, उसके पहले यहाँ पे सारे कर्मचारी आ गए हैं, ऑफिशियल वर्कर्स जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं। बागपत में ये यमुना इंटर कॉलेज, ये कॉलेज है जहाँ पे फिलहाल हम पहुंचे हैं और सारे जो नॉर्म्स है उसको लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर क्यों ना मास्क पहनना हो और साथ ही में आप ईवीएम मशीन्स देख रहे हैं, ऑफिशियल्स को देख रहे हैं जो सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। सारे जो रजिस्टर्स है, ईवीएम मशीन है और वो सारी जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स चाहिए, वो सारी की सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पे शुरू हो गई है। हम आपको बता दें बागपत में जिस प्रकार से ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे इलेक्शंस को लेकर आज जो है वोटिंग होना है। और देखिए हर वो ऑफिसर जो है सारे हेडगियर्स पहनकर, मास्क पहनकर जो है तैयारियां कर रहे हैं। हमने गेट पे भी देखा कि किस तरह से फोर्स डिप्लॉयड है और मैक्सिमम लोग वोट करें, इसको लेकर भी अरेंजमेंट्स 1-2 दिनों से शुरू है। जगह जगह पे फ्लैग मार्च किया गया था बीएसएफ की ओर से। थाने पुलिस ये बीएसएफ के फ्लैग मार्च को जगह जगह पर लेकर गई थी, खास कर जो रूरल पॉइंट्स। ठीक है उर्वशी खुना, उर्वशी दोबारा आपके पास में हम आते हैं, जतिन के पास भी चलेंगे, लेकिन जहां से रिपोर्ट कर रही है उर्वशी खुना, ये बताना जरूरी है कि चंद घंटे पहले यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर हमला हुआ है। सहिंद रमोला की मैं बात कर रहा हूं और ये वही बागपत है जहां जयंत चौधरी का एक फेक ट्वीट भी वायरल किया गया। ये वही बागपत है जहां पर आता है छपरौली, ये वही बागपत है जहां पर आता है खेखड़ा, यानी 3 विधानसभा सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गाजियाबाद जाना चाहिए। अनन्या। बिल्कुल, गाजियाबाद से जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के इंतजाम दिखाइए जरा, क्या कुछ किए गए हैं और अब कितना समय बाकी है जब पोलिंग बूथ पर हम देखेंगे कि भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी?
देखिए 24 मिनट का वक्त है, काउंटडाउन शुरू है जैसा कि हमने बताया। और अगर मैं सुरक्षा की तैयारियों की बात करूं तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। जवानों की तैनाती के अलावा वेब कास्टिंग कराई जा रही है। वेब कास्टिंग का मतलब कि अधिकारी खुद अपने मोबाइल फोन पर ये जो मतदेय स्थल हैं उनकी व्यवस्था को देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। आप देखिए तस्वीरें देखिए, आप हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहां पर कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं और वो तमाम जो तैयारी में जुटे हुए हैं कि ईवीएम की जो टेस्टिंग है वो फिलहाल यहां पर की जा रही है। और जैसे ही मतदाता जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे निश्चित है वो वोट डालना शुरू कर देंगे। समीकरणों की जहां हम बात कर रहे थे तो कई जो बड़े समीकरण हैं वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको बताऊं, एनसीआर का इलाका है गाजियाबाद, क्योंकि तो एजुकेटेड जो जनता है वो आप जानते हैं कि वो विकास पर वोट करेगी। ये हमने उनसे बात की तो हमें ये नतीजे सामने आए। लेकिन कई जगहों पर जैसे लोनी इलाका है या मोदी नगर इलाका है या मुरादनगर जो विधानसभा है वहां पर दूसरे समीकरणों पर जो वोट हैं वो हो रहे हैं, जिसमें किसान मुद्दा भी शामिल है, जिसमें जाट समीकरण और मुस्लिम समीकरण भी शामिल हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं फिलहाल गाजियाबाद के स्तर पर चल रही हैं। करीब 150 से ज्यादा ऐसे मतदेय स्थल हैं जिन्हें क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो वहां पर अलग से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। जी बिल्कुल उर्वशी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम पहले चरण की बात कर रहे हैं और आप बागपत में मौजूद हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई नाम चर्चा में है तो वो है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी के सामने इस बार चुनौतियां कई हैं उर्वशी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, चाहे अगर हम बात कर लें उनके परंपरागत जाटों को जाट वोट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की हो और चाहे उनके राजनीतिक भविष्य की हो, लेकिन इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से वो कितनी जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे, लगातार वो तमाम जनता से रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे। इस बार उनका हर कदम काफी अहम है, चाहे राजनीतिक भविष्य की बात कर लीजिए, चाहे अपने परंपरागत वोटों पर नजर पकड़ बनाए रखने की बात कर लीजिए। फायदा देखना होगा किसको होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी थी, इसका फायदा जरूर विपक्ष को मिलेगा। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जिस तरह से ये ठंडी के सीजन में जितने लो टेम्परेचर्स हैं और जिस तरह का कोहरा है, उतना ही हाई टेम्परेचर इस पूरे इलेक्शन और इस पूरे चुनावी इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, बागपत में खास कर। और बागपत में अगर हम बात करें तो आपने सही बोला, जाटों को लेकर बात करें या जाट मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समीकरण एक बहुत ही मिक्स दिखाई दिया है। जहां पे जाटों को लेकर जयंत चौधरी इन्होंने बहुत ही कोशिश की है ऑन ग्राउंड, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अखिलेश यादव के साथ संबोधित करते हुए और बहुत ही ऑन ग्राउंड काम करते हुए पूरी कोशिश की है यहाँ पे लोगों को ये करने की, खुश करने की। वहीं बीजेपी जो कहीं ना कहीं जिन्हें मालूम था कि जाट और फार्मर्स जो है वो निराश है उनसे, खास कर किसान लॉस को लेकर, किसान कानून को लेकर, तो उसको लेकर भी उन्होंने कई अपीजमेंट के ट्रिक्स लगाए थे। हमने देखा कि किस तरह से अमित शाह इन्होंने जाट लीडर्स के साथ, जाट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ उन्होंने मीटिंग की और एक अपीजमेंट करने की कोशिश की और उन्होंने इनफैक्ट ये भी अनाउंस किया। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बागपत के बाद फिर चलते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, यूपी में ही नहीं, पूरे भारत के लिए चर्चा का विषय पिछले 9 साल में रहा है। और खासतौर से मुजफ्फरनगर की 2 सीटों को लेकर के बात करना चाहूंगा धर्मेंद्र आपसे। एक तो मुजफ्फरनगर सदर की सीट है जहां से कपिल देव अग्रवाल चुनावी मैदान में है, और वहीं बुढ़ाना की सीट है। बुढ़ाना जहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आते हैं, बुढ़ाना जहां से उमेश मलिक आते हैं, बुढ़ाना जहां से दंगों की आग 2013 में भड़की थी। इन दोनों ही सीटों को लेकर के अभी तक की रिपोर्ट क्या है, 15 मिनट के बाद की तैयारी, इसके बारे में भी बताएं। क्योंकि मुजफ्फरनगर के बारे में एक चीज बहुत ही ज्यादा मशहूर है, कहा यह जाता है कि यहां पर नेताओं की फौज तो है लेकिन बाहरी आकर के यहीं से मौज लेते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद यहां से जीत करके गए, ये बड़ी अचंभे वाली बात थी। करतार भड़ाना यहां से जीत करके गए, अवतार भड़ाना यहां से जीत करके गए। इस लिहाज से मैं चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर की जितनी भी सीटें हैं, क्या क्या रिपोर्ट आ रही हैं बताएं। अब 15 मिनट के तैयारी के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएं। धर्मेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धर्मेंद्र, आप तक आवाज जा रही है? चलिए, धर्मेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सीधे हम चलते हैं जतिन के पास वापस से। जतिन, गाजियाबाद को कहते हैं गेटवे टू उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद के बारे में कहते हैं कि गाजियाबाद जितना उत्तर प्रदेश में नहीं है उससे कहीं ज्यादा दिल्ली का असर गाजियाबाद पर नजर आता है। लेकिन इस बार
जब चुनावी मैदान में जितने भी लोग मैं लोनी के अलावा बाकी भी मुरादनगर की भी बात करूंगा, साहिबाबाद की भी बात करूंगा, जनता का मूड आपको नजर क्या आता है मुद्दों के लिहाज से? जतिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जतिन, रजत के पास में चलते हैं। रजत, चूंकि आप नोएडा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, नोएडा में पंकज सिंह बनाम पंखुड़ी पाठक की लड़ाई, ये शहरी लड़ाई है। शहरी मतदाता के दिल और दिमाग में क्या है? देखिए, अगर हम नोएडा की बात करें, वीआईपी सीट कहा जाता है, जहां तक जो मतदाता है वो बाहरी हैं। हालांकि जो लोकलिटी वहां बेहद ही कम है, गुज्जर बहुमूल्य क्षेत्र, लेकिन वहां पर जो ज्यादा आबादी, लगभग 4 से 5 लाख आबादी है, वोटर है, वो बाहरी है। तो बाहरी के हिसाब से देखा जाए तो लोग ज्यादातर पसंद बीजेपी को कर, क्योंकि देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह खुद ही मैदान में उतरे हैं। तो लोगों की लोकप्रियता है वो पंकज सिंह की तरफ ज्यादा है। हालांकि वहीं अगर पंखुड़ी पाठक की बात करें तो हालांकि इनकी भी लोकप्रियता ज्यादा है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इन्हें भी काफी अच्छे तरीके जानते हैं। लेकिन अब समय बताएगा आखिर किसका पड़ रहा भारी। लेकिन ये जरूर है कि कुछ अब चंद मिनट बचे हुए हैं, जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। जो 1840 बूथ सेंटर बनाए गए हैं, हर बूथ सेंटर पर ड्रोन और वीडियोग्राफी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह मजबूत है और साथ ही कहें तो इन बूथों की निगरानी के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं जेबर विधानसभा की बात करें तो जेबर विधानसभा के विकास की बात होती है, एयरपोर्ट की बात होती है, वो कुछ संवेदनशील जो जगह है वहां पर स्पेशल पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। वहां पर खास तौर से प्रशासन की नजर है वो रहेगी। बिल्कुल, हमारे साथ जतिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जतिन के पास चलेंगे। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा 70% हिंदू आबादी है, जिनमें से दलित और मुस्लिम गाजियाबाद में काफी ज्यादा निर्णायक रहे हैं अगर हम पिछले समय की बात करें। लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है? गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों को जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, 5 विधानसभाओं को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका जो प्रारूप है वो अलग अलग तरह का है। इसमें हम अगर 5 में से 3 की बात करें, जिसमें मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी आते हैं, तो मोदीनगर और जो मुरादनगर का मुकाबला है उसके अगर समीकरण देखें तो अगर उसमें मुरादनगर पर जाते हैं तो त्यागी समाज, जाट समाज और मुस्लिम समाज अच्छी खासी जो समीकरण है उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वहीं अगर मोदीनगर और मुरादनगर को जोड़ दें तो जाट समाज और किसान का जो मुद्दा है वो बेहद अहम हो जाता है। अब अगर हम शहर की तरफ आते हैं, शहर की विधानसभा जो बीचों बीच गाजियाबाद है और उसके साथ साथ साहिबाबाद सीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां पर नौकरी पेशा लोग रहते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी इन्हीं इलाकों में रहते हैं। तो ये जो हैं ये मुख्य मुद्दे, जो विकास का मुद्दा होता है या फिर महंगाई का मुद्दा या ऐसे दूसरे मुद्दे जो सीधे उनको इफेक्ट करते हैं, उनकी जेब को इफेक्ट करते हैं, उस पर जो है वोट डालते हैं। और अब लोनी पर आ जाते हैं तो लोनी का मुद्दा थोड़ा अलग है। वहां पर साख बहुत बड़े लेवल पर दाव पर लगी हुई है। प्रत्याशियों की अगर हम बात करें, जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि बीजेपी से सिटिंग एमएलए नंदकिशोर गुर्जर मैदान में है, तो वहीं उनके सामने 4 बार खेखड़ा से विधायक रह चुके मदन भैया मैदान में हैं, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। और नंदकिशोर गुर्जर ने एक बयान दे दिया था जिसके बाद ये बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, बवाल मचा था, जिसमें बजरंग बली और बाहुबली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया था। वहीं अगर लोनी की ही बात कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज और दलित समाज बेहद अहम भूमिका रखता है। तो पूरा सिनेरियो जो है वो आप बहुत हद तक समझ गए होंगे और किस तरह से साख जो है वो दांव पर लगी है। हालांकि इस बीच ये जरूर बता दें, आप सभी को एक बार के लिए रोकना चाहूंगा। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए फिर से हम वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त इंडिया न्यूज की तैयारी क्या है स्क्रीन के लिहाज से, ये आपको बताना और दिखाना बहुत जरूरी है। मेरे दाईं तरफ आपको जो नजर आ रहा है ये यूपी चुनाव में इस बार का जातीय गणित क्या है, क्योंकि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल के बिना कुछ भी होता नहीं है। ये मेरे दाईं तरफ आप देख पाएंगे कि यूपी का जातिगत गणित क्या कहता है। जाट के लिहाज से, गुर्जर के लिहाज से, ओबीसी के लिहाज से, ईबीसी के लिहाज से, एमबीसी के लिहाज से, मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से जातीय गणित क्या कुछ है ये आपको यहां पर नजर आ रहा है। फिर उसके बाद एक्सट्रीम मेरे लेफ्ट में, यानी आपके स्क्रीन पर राइट साइड में जितनी भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि कैराना में मृगांका की लड़ाई किससे है, ये आप अभी देख पा रहे हैं। कैराना में नाहिद हसन कहां पर खड़े हैं ये आप अभी देख पा रहे हैं। सधना में अगर संगीत सोम की लड़ाई है तो संगीत सोम की लड़ाई किन मायनों में खास हो जाती है ये आपको दाईं तरफ एक्सट्रीम यहां पर नजर आएगा। यानी आपकी स्क्रीन
स्क्रीन पर दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ ये आपको हाई प्रोफाइल सीटें नजर आएंगी। नीचे की पट्टी आपको बता रही है कि 11 जिले 58 विधानसभा सीटें कौन सी हैं, जहां पर ठीक अब से 14 मिनट के बाद में मतदान शुरू होने वाला है। ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। एक बार रिपोर्टर्स की जो तैयारियां हैं टीम पीसीआर अगर हम दिखा पाए, 11 जिले 58 सीटों पर जिस तरीके से रिपोर्टर हमारे तैयार हैं, हाँ ये मैं एक बार दिखाना चाह रहा था कि 11 जिले के 58 सीटों के रिपोर्टर कहां से हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर हमारे तमाम संवाददाता रिपोर्टर्स मौजूद हैं और सबसे पहले और सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि लगभग 15 मिनट बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच 623 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनमें से 12 सीटें संवेदनशील हैं। 58 सीटों की अगर हम बात, चुनाव हो रहा है 53 पर बीजेपी का 2017 में कब्जा था। 2 सीटें बसपा और सपा के खाते में गई थी और एक रालोद के खाते में गई थी। ठीक है, एक बार फिर से हम चलेंगे यूपी चुनाव के लिए। पहले चरण का मतदान शुरू होने में चंद मिनट बचा है। 11 जिले 58 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। हमारे रिपोर्टर्स पल पल की खबरें आपको दे रहे हैं। एक बार टीवी स्क्रीन पर जितने भी रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हैं उन्हें एक बार दिखाया जाए। उर्वशी खोना बागपत से रिपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा रजत है मेरे साथ में, गौतम बुद्ध नगर से, गाजियाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी। एक बार फिर से उर्वशी खोना के पास जाते हुए, उर्वशी, बागपत में साख की लड़ाई है आरएलडी के लिए, बागपत में साख का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बागपत में किसान है, बागपत में जाट हैं और बागपत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कोना है जहां पर किसान ये कहते हैं कि जहां पर हमारी कानून की जो लड़ाई थी ये तो पूरी हो चुकी है लेकिन एमएसपी की लड़ाई अभी भी बाकी है। क्या जब किसान वोट देने के लिए जाएगा कुछ नाराजगी उसकी दूर हुई है या फिर नहीं, हमें यह भी समझाएं। और जो जाट वोटर्स हैं, पिछली बार 2013 से लेकर के 2017 तक जाट और मुसलमान आपस में छिटक गए थे क्योंकि दंगों के जो दाग थे, इसकी नाराजगी उनकी थी कई अलग अलग पार्टियों से और ये सभी चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या नाराजगी समाजवादी पार्टी से, क्या नाराजगी आरएलडी से कुछ दूर हुई है या फिर नहीं? आपने बागपत की जनता का मन टटोला होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कितनी हाई प्रोफाइल सीटें यहां पर हैं और कितने बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, यह भी बताएं और 10 मिनट के बाद की तैयारियां क्या हैं ये दिखाएं। जी बिल्कुल, हम अगर बात करें बागपत की तो यहाँ पे खास कर जो बड़ा मुकाबला है वो है बीजेपी और रालोद का। अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगेश धामा इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं गठबंधन की तरफ से रालोद के अहमद हमीद मैदान में है और कांग्रेस से अनिल देव त्यागी यहाँ से जो है उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ खड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बागपत डिस्ट्रिक्ट के में, तो बागपत एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दूसरी छपरौली है जहां पे डॉक्टर यूनुस चौधरी कांग्रेस की ओर से है, सहेंद्र सिंह रमाला जो है बीजेपी की ओर से है, अजय कुमार आरएलडी की ओर से और मोहम्मद शहीन चौधरी बीएसपी की ओर से है। बरौट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राहुल कश्यप कांग्रेस से है, कृष्णपाल सिंह बीजेपी से है और जसवीर सिंह तोमर आरएलडी और अंकित शर्मा बीएसपी से है। तो ये जिस प्रकार की ये लड़ाई है, हम आपको ये भी बता दें कि एक नैरेटिव कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शंस को लेकर भी चेंज दिखाई दे रहा है। इस साल इस इलेक्शंस में नैरेटिव ये कि असेंबली इलेक्शंस है, लोकल एमएलए है, तो लोकल एमएलए की ओर से क्या सारा कामकाज ऑन ग्राउंड किया गया है, क्या उसे देखा जा रहा है या नहीं, या पार्टी के मुखियाओं उर्वशी, पश्चिम से लेकर के पूरब तक की जबरदस्त आपने रिपोर्टिंग की है और एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे सहयोगी हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां तक भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए जहां तक भी आगे जाकर के लोगों से बात कर सकें, अगर पीठासीन अधिकारी से बात कर सकें, प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सकें, अगर वोटर की कतार लग गई है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करें। लेकिन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में ही हम ये बात करेंगे क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल के नाते ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो दिखाएंगे लेकिन वोटर के दिल में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि 9 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, ये 9 मंत्री कौन से हैं ये बता करके उसके बाद फिर से हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे।
इनमें मथुरा से विधायक ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं, शिकारपुर से वन पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा हैं, थाना भवन से विधायक और गन्ना मंत्री सुरेश राणा हैं, गाजियाबाद से विधायक स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग हैं, अतरौली से विधायक दिनेश खटीक हैं, खेल युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, आगरा कैंट के विधायक समाज कल्याण मंत्री जीएस धर्मेश हैं, मुजफ्फरनगर सदर से विधायक कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं, छतर से डेयरी मंत्री नारायण चौधरी हैं। इन मंत्रियों के प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव होना है, यानी 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और इन्हीं में से एक मंत्री हैं गाजियाबाद के विधायक हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। अतुल गर्ग की सीट का हाल क्या है जतिन? जी देखिए, अतुल गर्ग की सीट के हाल को देखें तो यहां पर मिला जुला समीकरण है। ये अतुल गर्ग को नहीं भूलना है कि भले ही 2017 में बीजेपी काबिज हुई थी 5 सीटों पर गाजियाबाद की, जिसमें शहर विधानसभा भी है जहां से वो खुद आते हैं, लेकिन 2012 का जो समीकरण था उसमें बसपा दूसरे नंबर की पार्टी बनकर पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी, और 17 में जो बसपा है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। तो यहां पर अगर देखें तो सपा आरएलडी से तो उनका मुकाबला है ही, लेकिन जो समीकरण कह रहे हैं उसमें उनका मुकाबला बसपा से भी है। और फिर किसान आंदोलन और जो समीकरण है जातीय समीकरण, उनसे भी उन्हें जूझना है। हालांकि वो पुरजोर दावा जरूर करते दिखाई दिए थे, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग भी यहां पर तमाम जो दावे हैं वो करते हुए दिखाई दिए थे। और कोरोना काल में, क्योंकि देखिए ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं, निवर्तमान है फिलहाल, कोरोना काल में जिस तरह की जो चीजें हुई थी उससे बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आए थे, लेकिन अतुल गर्ग कहते हैं कि कोई नाराज नहीं है। तो ये तमाम चीजें अतुल गर्ग को निश्चित तौर पर परेशान कर सकती हैं, उनके लिए चुनौती बढ़ा सकती हैं। जी धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो खापों के गढ़ में वर्चस्व की जंग है कहीं ना कहीं, और सबसे ज्यादा मुश्किल यहां पर सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं कि यहां का समीकरण क्या कहता है उसको साधना है। सबसे अहम मुद्दा कहीं ना कहीं यहां पर क्या किसानों को लेकर होने वाला है, कृषि कानून को लेकर होने वाला है, क्या है यहाँ के अहम मुद्दे? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि ये गढ़ है जाटों का, लेकिन साथ साथ में किसानों का भी गढ़ है। कहीं ना कहीं किसान यूनियन की राजधानी सिसोली है जो बिडाना विधानसभा में पड़ती है, और ग्रामीण अंचल में अगर किसानों की बात की जाए तो अपने फसलों को रेट कर और गन्ने के भुगतान को लेकर जो है काफी हद तक नाराज है। वहीं 1 साल से ज्यादा चले आंदोलन का भी प्रभाव जो है कहीं ना कहीं किसानों के मन पर अभी तक बाकी है। वहीं जो महंगाई है, चाहे बिजली की हो या तेल की हो, उस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं वोटर अपने मन में इस चीज को मन बनाकर कहीं ना कहीं मतदान करने वाला है। रही बात बाहरी प्रत्याशियों की, तो मीरापुर जो विधानसभा सीट है, पिछले साल भी अवतार बढ़ाना वहां से जीते थे, उसके बाद वो दिखाई नहीं जीत के बाद में। इस बार फिर वहां पर बाहरी प्रत्याशी उतार दिया गया है प्रशांत गुर्जर को। वो उनका काफी इस चीज में विरोध है कि लोग इनको मन में ये चीज है, कहीं जीतने के बाद पहले अवतार बढ़ाना नहीं आए थे, उसके बाद कहीं ये प्रशांत गुर्जर भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार ना हो, वहां बताता। इस चीज का भी जो कहीं उनके मन में असर है। धर्मेंद्र, ठीक 6 मिनट के बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। 11 जिले, 58 सीटें, मतदान एक ऐसा है जहां पर 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। कुल मिला जुलाकर के 623 उम्मीदवार हैं और 2.25 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हैं, लेकिन वोटर के दिल में क्या चल रहा है यह सबसे बड़ी बात है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शामली से मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यानी 11 जिलों से 58 जो सीटें हैं, चप्पे चप्पे की आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे।